हेलो बेटा, आज का वीडियो तुमको समझ में नहीं आया होगा, इसीलिए मैं स्क्रीन से तुम लोगों को बताना चाह रही हूँ। आज तो पढ़ाया था मैंने, उसको फिर से रिपीट कर रही हूँ। हमारा अध्याय पहला क्या है? संबंध एवं फलन। तो इसमें हमको पहले ये जानना है कि संबंध क्या होता है। पिछली 11वीं क्लास में तुमने ए क्रॉस बी सीखा है। ए क्रॉस बी माने ए तथा बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, तब ए से बी में संबंध आर ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। अर्थात आर जो है उप समुच्चय है ए क्रॉस बी का। ऊपर तुमको दिख रहा है ए और बी का पिक्चर मैंने बनाया था। ए में कुछ अवयव हैं, 1 2 3 अवयव हैं, बी में 1 2 3 अवयव हैं। तो ए का संबंध बी से है, इसका अर्थ क्या हुआ? ए में 3 अवयव, बी में 3 अवयव हैं, तो कुल 9 अवयव होंगे। कौन कौन से अवयव आएंगे? क्रमित में क्या बनेगा? 1 1 1 2 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3, फिर 3 1 3 2 3 3। ये क्या हो गए तुम्हारे? ए क्रॉस बी के अवयवों की संख्या या क्रमित युग्म बन गया। अब हम संबंध को समझना है, माने ये जो ए और बी में जो संबंध है उसको हम समझाएंगे किसके आधार पे वो संबंध बनेगा। दोनों में कोई ना कोई संबंध दिखेगा तो वो कहलाता है, दोनों में संबंध कहलाता है। तो यह उप समुच्चय ए क्रॉस बी के क्रमित युग्मों के प्रथम तथा द्वितीय घटकों के मध्य संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। ठीक है। अब यहाँ पे हमको पहले हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली 11वीं कक्षा में प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है और सहप्रांत क्या होता है। समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के क्रमित युग्मों के सभी प्रथम घटकों के समुच्चय को संबंध आर का प्रांत कहते हैं। यहाँ पे ए से बी में जो मैंने संबंध दर्शाया है, तो ए के जितने अवयव हैं वो क्या कहलाता है? प्रांत कहलाता है। परिसर क्या होता है? समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के क्रमित युग्मों के सभी द्वितीय घटकों का समुच्चय परिसर कहलाता है। आर से जो संबंध है ए से बी में, तो ए से बी में जाने वाला जो द्वितीय घटक है वो उसका परिसर कहलाता है। इसके बाद आता है आपका सहप्रांत। सहप्रांत क्या होता है? बी के जितने अवयव वो सहप्रांत कहलाते हैं। अब आता है तुम्हारा संबंधों के प्रकार। मैंने तुम लोग को 2 संबंध बताया था उदाहरण देख के। एक था रिक्त संबंध, एक था सार्वत्रिक संबंध। रिक्त संबंध मतलब ए से बी में कोई भी संबंध नहीं होगा तो वो रिक्त संबंध कहलाएगा। और सार्वत्रिक माने जो सभी अगर संबंधित होंगे ए से बी में या ए से ए में तो सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। यहाँ पे तुम्हारा मेन जो प्रश्नावली में पढ़ना है वो स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध है। तो पहला संबंध मैंने अभी बताया था स्वतुल्य। स्वतुल्य मतलब स्वयं का स्वयं से संबंध। यदि ए अवयव है ए का के लिए ए जो अवयव होना चाहिए आर के, मतलब स्वतुल्य। जैसे ए में अवयव है 1 2 3, मैंने बताया था तुमको बना के, यहाँ पहले फलन में बताया था। यहाँ पे ये जो चित्र बताया था ए से ए में संबंध बताया था, तो ए से ए में मैंने 3 यहाँ पे संबंध बताए हैं, एक R1, एक R2 और एक R3। R1 में देखो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। R2 में 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 1 2 है, 2 1 है, 1 3 है। देखो R1 में स्वयं का स्वयं से संबंधित है, R2 भी स्वयं से संबंधित है, लेकिन जो R3 मैंने बताया है 2 3 2 2 3 2 1 1, यहाँ पे 1 1 है, 2 2 है, लेकिन 3 3 नहीं है, इसलिए क्या होगा? ये स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। अब अगला तुम्हारा आता है सम्मित संबंध। सम्मित में का क्या होता है? यदि 2 अवयव हैं ए बी, तो उनमें जो प्रथम घटक और द्वितीय घटक अगर आपस में परिवर्तित होते हैं, माने ए बी यदि अवयव है आर का, तो द्वितीय घटक प्रथम बन जाएगा, प्रथम घटक द्वितीय बन जाएगा। तो बी ए को भी आर का अवयव होना चाहिए। यहाँ पे मैंने एक दूसरा उदाहरण लिया है जिसमें ए बी सी डी 4 अवयव हैं। इसके लिए ए क्रॉस से निकाल सकते हो, मैंने समझाया था तुमको। 2 चित्र बना के ए और ए में, इसमें क्या क्या बनेगा देखो, 4 चौक 16, मैंने 16 अवयव आएंगे। यहाँ पे दिया है ए क्रॉस में ए बी बी सी सी डी डी, ए बी ए सी ए डी, ऐसे बी ए बी सी बी डी, सी ए सी बी सी डी, डी ए डी बी डी सी, ऐसे कुल 16 अवयव प्राप्त हो रहे हैं जो कि ए क्रॉस ए में संबंधित होंगे। अब इसमें सम्मित संबंध जानने के लिए, सम्मित संबंध के लिए देखो यहाँ पे फिर मैंने 2 संबंध दिखाए यहाँ पे, एक R1 है, दूसरा R2 है। तो R1 में देखो पहले क्या क्या अवयव हैं, ए है, बी है, सी है, ए है, डी है। तो ए का प्रथम द्वितीय घटक चेंज करेंगे तो वही रहेगा, बी का वही रहेगा, सी का वही रहेगा।
ए डी है उसका क्रमिक युग्म चेंज किए डी ए, अवयव यहाँ विद्यमान है, इसका अर्थ क्या हुआ, R1 जो है सम्मित है। लेकिन दूसरा संबंध हम लेते हैं R2, यहाँ पे ए है, बी है, सी है, डी है, ए डी है, लेकिन ए डी ए विद्यमान नहीं है, इसका अर्थ क्या हुआ, ये संबंध जो है सम्मित नहीं है। इस प्रकार से हमने जो दो संबंध दिए R1 और R2, उसमें R1 तो सम्मित है परंतु R2 सम्मित नहीं है। अगला तीसरा इसका गुण क्या है, तीसरा संबंध क्या है, संक्रामक संबंध। संक्रामक में देखो यहाँ पे सब क्रमिक युग्म आधारित है बेटा। देखो इसमें ए बी सी अवयव होंगे यदि आर के, आर माने संबंधित रिलेशन में होंगे, तो ए सी माने देखो प्रथम द्वितीय, द्वितीय तृतीय, अगर अवयव है आर के तो प्रथम और तृतीय माने ए सी अवयव होना चाहिए आर का। ये जो सब तीनों जो संबंध है तुम्हारे प्रश्नावली में पूरे काम आएंगे। ए बी सी अवयव है ए के लिए। अब इसमें हमने यहाँ उदाहरण लिया ए बी सी का क्रमिक युग्म हमने बनाया, एक क्रॉस से बनाया, क्या क्या बनेगा, 3 3 9 9 बनेंगे, ए बी बी सी बी, ये बना सकते हो तुम लोग आराम से। तो यहाँ पे फिर मैंने एक संबंध दिया आर संक्रामक, ए है, ए बी है, प्रथम द्वितीय, द्वितीय तृतीय, तो प्रथम और तृतीय होना चाहिए माने ए बी होना चाहिए, यहाँ पे अवयव विद्यमान है। ऐसे ही ए बी है, बी सी है, ए सी होना चाहिए, विद्यमान है, बी सी है, ए सी है, बी सी विद्यमान है, इसका अर्थ हो गया आर जो है संक्रामक संबंध है। इस प्रकार से हमने इन तीनों संबंधों को समझ लिया। अब तुम्हारा यहाँ पे आता है परिभाषा, किसकी परिभाषा, स्वतुल्यता की। स्वतुल्य कब होता है, स्वतुल्य नहीं तुल्यता संबंध, स्वतुल्यता हमने जान लिया है, तुल्यता संबंध किसे कहते हैं। देखो ये जो हमने तीनों पढ़े हैं, तीनों कौन कौन से, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। तो स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक ये तीनों संबंध विद्यमान हैं तो जो संबंध है वो तुल्यता संबंध कहलाता है। यहाँ पे किसी समुच्चय में ए पर परिभाषित समुच्चय तुल्यता संबंध कहलाता है यदि ए आर जो है स्वतुल्य है, सम्मित है और क्या है, संक्रामक है। तीनों संबंध मैंने बार बार कई बार 3 बार रिपीट कर लिया है, तुमको तीनों को अच्छे से समझना है। अब तुम्हारा प्रश्नावली स्टार्ट होता है बेटा। तो प्रश्नावली में देखो, पहले प्रश्नावली तुमको दिखा रही हूँ, प्रश्नावली का जो यहाँ पे PDF दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखो पहला प्रश्न है, प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक है। देखो पहला दिया है, पहला का पहले में कॉन्सेंट्रेट करो। समुच्चय ए है जिसमें 1 से लेके 14 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। इसमें संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये पहला प्रश्न, देखो पहला का पहला प्रश्न, इसका आंसर तुमको बता रही हूँ यहीं से मैं। ये देखो पहला का पहला प्रश्न, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय n है जहां पर ठीक है। पहला में देखो इसको समझा दे रही हूँ मैं कैसे बनाना है। 1 2 3 से लेके 14 तक अवयव हैं। अब R में क्या अवयव आएंगे तुम्हारे, R में क्या कहेंगे, देखो एक्स वाई सच देट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, माने x में हमको यदि मान लो x का मान 1 रखते हैं, है ना, x का मान 1 रखते हैं तो 3 एकम 3, तो y का मान क्या रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा। तो पहला अवयव क्या हुआ, 1 3, दूसरा अवयव क्या होगा, 3 दूनी 6, 6 है तो अगला क्या होगा, 6 आएगा, 2 6, 1 3 2 6। अगर मैंने 3 3 9 रखा, दूसरा क्या आएगा, 9 आएगा, माने 3 9 आएगा। फिर चौथा 3 चौक 12, 12 रखा तो 12 में से 12 घटाएंगे 12 भी आएगा। फिर 3 5 6 15, 15 रखेंगे तो उसके बाद यहाँ पे 15, यहाँ पे चूंकि इसमें नहीं है ए में, इसलिए 15 नहीं, तो क्या क्या अवयव आ गए, 1 3 2 2 6 3 9 और 4 और 12। ये 4 अवयव आएंगे किसके, संबंध R में। अब उसमें हम R में हम तीनों संबंध देखते हैं, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक। ये तीनों जो है सेटिस्फाई नहीं होते हैं, इसलिए ये जो परिभाषित संबंध है वो तुल्यता संबंध नहीं है, यानी स्वतुल्य भी नहीं है, सम्मित भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है, इसलिए संबंध तुल्यता नहीं है। अब सेकंड देखते हैं, यहाँ पे सेकंड क्या है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में R एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 5 एक्स इज लेस देन 4 द्वारा परिभाषित संबंध। इसका यहाँ पे दिया है, देखो बताती हूँ यहाँ पे मैं इसका आंसर।
ये देखो सेकंड नंबर सवाल, सेकंड नंबर में क्या दिया है, प्राकृत संख्याओं के संबंध n समुच्चय n में। तो प्राकृत संख्या है तो क्या क्या होते हैं प्राकृत संख्या, जानते हो तुम लोग, 1 2 3 4 से लेके पूरा अनंत तक ये प्राकृत संख्याएं होती हैं। अब संबंध r क्या कह रहा है, जो y है वो क्या है, x + 5 है, पहले से 5 अधिक है। अगर हम x को 1 लेते हैं तो y 1 धन 5 माने 6 होगा, x को 2 लेते हैं तो y क्या होगा, 2 धन 5 7 होगा। अगर हम 3 लेते हैं तो तीसरा 3 धन 5 8 हो जाएगा। इस प्रकार से 1 6 2 7 3 8 ये क्या होंगे, r के अवयव हो गए। इस प्रकार से यहाँ पे ये r 1 6 2 7 3 2 हुए, क्योंकि जो y x है वो 4 से छोटा है, इसलिए हम 4 अगर लेते हैं तो 5 4 9 हो जाएगा। 4 यहाँ पे 4 नहीं आएगा, यहाँ पे x से छोटा, जो 4 जो है x जो है 4 से छोटा ही है। तो चूंकि यहाँ पे एक अवयव है n का, परंतु एक अवयव नहीं है r का, इसलिए ये भी स्वतुल्य नहीं है। दूसरा बोल रहा है 1 6 अवयव है r का, परंतु 6 एक अवयव नहीं है, इसलिए सम्मित भी नहीं है। तीसरा है 1 6 है, परंतु r में ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जिसका प्रथम घटक 6 हो। इस प्रकार से ये संबंध भी क्या हो गया तुम्हारा, स्वतुल्य संबंध नहीं है, मतलब तो ये भी स्वतुल्य नहीं है, न सम्मित नहीं है और न ही संक्रामक है। इसके बाद संक्रामक भी नहीं है ये। इसके बाद यहाँ पे चौथा संबंध देखो, चौथा जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे चौथा क्या दिया है, चौथा दिया है, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r = xy सच दैट x - y एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध r है। अब इसको हमको देखेंगे कि स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है कि नहीं है। अब इसको देखो यहाँ पे कैसे बना है सवाल, समस्त पूर्णांकों, पूर्णांक किसको बोलते हैं, जिसमें प्लस भी रहे, माइनस भी रहे और जीरो भी रहे, वो क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। तो पहले इसमें पहला वाला सब देखते हैं हम, स्वतुल्य है या नहीं। चूँकि x एलिमेंट ऑफ z के लिए x - x = 0, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे संबंध में x - y अवयव होना चाहिए, किसका, पूर्णांक होना चाहिए। तो x में x हम लेते हैं और दोनों को घटाते हैं तो क्या होता है, इसका मान 0 आ रहा है, और 0 जो है पूर्णांक है, इसलिए r जो है स्वतुल्य है। चौथा में क्या, पहला क्या स्वतुल्य होगा, सम्मित देखते हैं अपन। x y इस प्रकार है कि x - y एक पूर्णांक है, यदि x - y पूर्णांक है तो उसका माइनस लेंगे तो भी एक पूर्णांक होगा, इसलिए yx भी अवयव रिलेशन का। इसका अर्थ हुआ कि एक्स वाई अवयव है r का, तो वाई एक्स भी अवयव होगा r का। फिर संक्रामक संबंध, संक्रामक मतलब यदि एक्स वाई अवयव है z का और वाई जेड अवयव है r का, तो x - y और y - z भी पूर्णांक होंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो x - z भी पूर्णांक होगा, माने संबंध r जो है z में संक्रामक है। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आया कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r x - y एक पूर्णांक है से परिभाषित संबंध r जो है तुल्यता संबंध है, क्योंकि ये स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। अब देखो बेटा इसका आखिरी सवाल, पांचवा, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध r, पहला दिया है एक्स वाई, एक्स तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब एक्स वाई एक स्थान पर कार्य करते हैं तो वाई एक्स भी एक स्थान पर कार्य करेंगे, माने वो भी स्वतुल्य भी होंगे। सम्मित में क्या होगा, एक्स एक्स स्वयं भी कार्य करेंगे। बी में क्या होगा, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो एक्स वाई एक मोहल्ले में तो एक्स एक्स भी एक मोहल्ले में रहेंगे, एक्स वाई एक मोहल्ले में तो वाई एक्स भी एक मोहल्ले में रहेंगे, और तीसरा व्यक्ति भी उसी मोहल्ले में रहेगा। ये भी हो गया तुल्यता संबंध। देखो सी डी और ई में, देखो सी में क्या है, एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब ये तो जरूरी नहीं है कि स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा हो, या एक दूसरे से 7 लंबा, जरूरी नहीं कि दूसरा भी पहले से लंबा हो, इसलिए ये तीनों संबंध सेटिस्फाई नहीं करता है। डी में देखो एक्स वाई की पत्नी है तो वाई एक्स की पत्नी को जरूरी नहीं है, ऐसे ही एक्स वाई का पिता है, वाई एक्स का पिता जरूरी नहीं है। माने इस प्रकार से मैंने पहला जो सवाल है, पहले के सभी सवालों को मैंने सिद्ध कर दिया। अब तुम्हारा काम है दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां और सातवां, इनको तुम्हारा होमवर्क है, इसको बना के देखना। कैसे बनाते हो मेरे को बताना, कल एक कॉपी में बनाना, मैंने पूरा नोट्स भेज रही हूँ तुमको, और अपना वॉइस वाला मैसेज भेज रही हूँ, पूरा समझाया हुआ भेज रही हूँ तुमको। 2 3 4 5 6 7 को बनाना है, ये तुम्हारा होमवर्क है, पहला मैंने बता दिया है। ओके ओके, थैंक यू।